अमेरिका ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। पहली बार अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमली तौर पर तैनात करेगा। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1725 मील से जायद है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा हदफ की जानिब बढ़ता है। डार्क ईगल रास्ता बदलकर दिफाई निजामों से बचने की सलाहियत रखता है। इससे कबल एक पोस्ट में अमेरिकी सदर ने बंदूक उठाने वाली AI तस्वीर जारी करते हुए ईरान को जल्द डील करने की नई धमकी दी और कहा कि मैं मजीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। कल कीमतों का दोबारा तायुन करेंगे। दुआ गो है कि जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी में तोसी हुई जो जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए भरपूर काविशें की। खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिद्क़े दिल से कोशिशें की। अमन अमल में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें भी काबिल सिताइश हैं। बहरुल काहिल की गर्मी आलमी माहौलियात पर असर डालने लगी। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर जारी। मई में 3 हीट वेव्स की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में एल नीनो की बिना पर बारिशें मामूल से कम हो सकती हैं। मरी गलियात एबटाबाद कश्मीर में तेज बारिश, जबकि बलाई सिंध और पंजाब के वस्ती इलाकों में शदीद गर्मी। मोइनजोदड़ो में दर्जा हरारत 44 और सक्खर में 41 रिकॉर्ड किया गया। तुरबत में 44 और डियाई खान में गर्मी 40 डिग्री तक जा पहुंची। PSL सीजन 11 का पहला एलिमिनेटर हैदराबाद किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। यकतरफा कामयाबी में मां सदाकत उस्मान खान 64 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। हैदराबाद किंग्समैन एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से कल मुकाबला करेगी। फातिह टीम फाइनल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इतवार को मैदान में उतरेगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साहब। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और कल का दिन भी आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। शो का आगाज़ करें। मौसम की सूरत हाल सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत खतरनाक हद तक बढ़ने लगी है और महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ के दौरान हीट वेव और शदीद दर्जा हरारत का अलर्ट जारी कर दिया है और पेशगोई की गई है कि जनूबी पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, जहां के कई इलाकों में पारा 45 से 52 तक जा सकता है। दैट इज़ 52 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा मामूलात ज़िंदगी ऑब्वियसली इसकी वजह से मुतासर हो रही है। फिर पानी की कमी है और कई और मामलात हैं, बिजली का ना होना है, तो ये सारे सूरत हाल रहने लगी है। 29 से 3 मई का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। एब्सोल्युटली। आगे चल के शो में इस पे हम मजीद बात करेंगे ही। और क्या है हमारे शो में, ये भी हम आपको बता देते हैं कि क्रिकेट के मैदान से है कुछ एक्साइटिंग न्यूज़, और वो ये कि PSL के एलिमिनेटर 1 में ज़बरदस्त कल मैच हुआ और सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इट विल गो टू द एंड टिल द वायर, बट इट डिडंट हैपन। और क्या ही आउटस्टैंडिंग हैदराबाद ने, जब रिजवान ने ये कहा था कि मैं नहीं समझता कि वो डिज़र्व करते हैं, हैदराबाद ने इसको बहुत सीरियस ले लिया है और हैदराबाद ने अब जनाब कर लिया है, जो कि एक वर्चुअल सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार करता है अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल उन्होंने फॉर्मिडेबल मुल्तान सुल्तान को हरा दिया। अब ये सब कैसे हुआ और उस्मान खान ने क्या ही शानदार कारनामा सर अंजाम दिया, इस पे आगे चल के भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जाएंगे अपने शो में अदाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं शमून अब्बासी, जिनसे हम जानेंगे कि पंजाब में ये जो फिल्म सिटी बनने जा रही है उस पर उनके क्या तासुरात हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा सपोर्ट करेगी, फ़रोग देगी, और ऐसे में क्या पूरे मुल्क में इस तौर के इकदाम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और इससे इंडस्ट्री कितना फ्लरिश कर सकती है, कितना उसको बूस्ट मिल सकता है। Absolutely, I'm looking forward to this one, but I'm looking forward to another one, जो कि है अवामी मामला। वादे वही तो बहुत किए गए हैं कराची के लोगों से, और एक ऐसा ही वादा था कि हम एक ऐसा इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट बनाएंगे जिसमें ना सिर्फ कचरा तल्फ किया जाएगा बल्कि उससे बिजली भी बनाई जाएगी और उससे तमाम तर मसाइल हल कर दिए जाएंगे। लेकिन वो हुआ क्या, उसका रिसाइकलिंग के नाम पे हमारे साथ हो क्या रहा है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, इस सब पे भी हम भरपूर बात करेंगे। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर टॉप स्टोरी। और आते ही मैं, इससे पहले कि हम अगेन आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ हम वो एक तस्वीर ज़रूर दिखाएं अपने नाजरीन को,
और हम ये इंतबाह देना चाहते हैं कि इंटरनेट जो है वो खांसी की दवा हो गई है, जिससे पहले एक इंतबाह आता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कभी कोई तस्वीर बनाते हैं, कभी इस बार उन्होंने अपने आप को ये एक पुराना मूवी है, नॉवेल है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, उसके ऊपर इन्होंने अपने आप को चिपका दिया है और एक क्लाशन को, आई मीन फॉर अ प्रेसिडेंट having a gun in his hand. Absolutely. कुछ दिन पहले तक वो तमाम तर पास्टर्स की हिमायत हासिल करने के बाद अपने आप को जीसस क्राइस्ट की तस्वीर के साथ जोड़ा, फिर ही हैड टू गो थ्रू अ बैकलैश और उन्होंने कहा नहीं ये तो मैं डॉक्टर हूँ। सो नाउ विद दिस पिक्चर इट ऑब्वियसली इज। और हमारी टॉप स्टोरी है ईरान की जो इस वक्त सूरत हाल बनती जा रही है। ईरान ने ईरानी तेल बरदार जहाज़ों की जो अमरीकी तहवील में लिया गया है उसको ये सख्त मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है और ये नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह से होगा तो जंग खत्म की तरफ यानी इख्तिताम की तरफ नहीं जाएगी। एंड एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल जो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के मामलात पर धमकियों का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही हम आपको ये भी बताएं बहरे अरब में अमरीकी अफवाज जो है उनकी नाकाबंदी जो है जारी है। ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने के शुबे में अब तक 39 जहाज़ों को रुख मोड़ने में मजबूर भी किया जा चुका है। और इसके साथ ही कल हमने देखा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी हुई कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीट हेग्सेट जो कि वजीर बराए जंग है, उन समेत दीगर अहम रहनुमाओं को कल जवाब देना पड़ा है कांग्रेस के सामने। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खालिद साहब, जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मामला चल रहे हैं और उस पर अमरीकी सदर धमकी भी दे रहे हैं, नो मोर मिस्टर नाइस गाय भी कह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड बाकर गालिबाफ ने एक बार फिर उन पर तनकीद की है और कहा है कि 3 दिन हो गए कोई तेल का कुआं फटा नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो ऑयल है वो $140 तक भी जा सकता है। So the situation is not very good when it comes to the economy of the world. सर, सबसे पहले कहाँ जाता देख रहे हैं ये मामला? डोनाल्ड ट्रंप का मूड अब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, नाकाबंदी तवील रखें, ईरान भी कह रहा है कर लें जो करना है आपने। Where it is going, सर? बहुत शुक्रिया आप दोनों ने इनवाइट किया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास फैसला सादिया कोई चॉइस बड़ी लिमिटेड हो गई है। एवरी डे वो भी कटेल होते जा रहे हैं। उन्होंने 40 दिन तक जिसको कहते हैं ना आर्म डिस्ट्रक्शन करके देख लिया, उसके वो रिजल्ट नहीं मिले जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे थे। जाहिर है हम तो सब कई दफ़ा डिस्कस कि वो तो समझ रहे थे 3-4 दिनों में रजीम फॉल कर जाएगी और उसके बाद उनकी हुकूमत होगी। उसके बाद वो नहीं हो सका। एक सुपर पावर बैक्ड बाय इजराइल 40 दिन कंसिस्टेंटली ईरान के खिलाफ हमले करते रहने से जो नहीं अचीव हो सकता, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो वेल शॉर्ट ऑफ अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। उन्होंने बैलेंस किया 40 दिन तक, ये भी किया कि ऑयल की प्राइसेस ना बढ़े। आपने देखा कि उन्होंने ईरान को इजाजत दिए रखी, अब रोकी हुई है, उस वक्त ये रखी कि वो करता रहे, चाइना को भी सप्लाई कर दे, इंडिया को भी दे दे, पाकिस्तान को भी दे दे। तो अब उन्होंने रियलाइज किया कि मैं जब बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन कर रहा हूँ तो शायद मैं ये इंप्रेशन दे रहा हूँ दुनिया को कि मैं शायद एक कॉम्प्रोमाइज़ या एक डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा कर रहा हूँ। तो फिर इनको किसी ने बताया या याद कराया कि आप तो दुनिया की सुपर पावर हैं। तो उन्होंने ब्लॉकेड को काउंटर ब्लॉकेड करके किया, जो कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि सुपर पावर के शान निशान नहीं है। अगर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते तो उनको 39 दिन में करना चाहिए था। आप एक ब्लॉकेड का जवाब देकर तो आप एक ऑलरेडी एक डिफेंसिव एक पोस्चरिंग भी कर रहे हैं नंबर 1, और एक ईरान के डिसीजन मेकिंग लूप में आ गया कि ईरान एक्शन करता है, वो रिएक्शन करते हैं। ईरान कोई नई स्ट्रेटजी बनाता है, वो उसमें रिएक्शन में लग जाते हैं। एनीवे, अब मैं आता हूं कि वो क्यों करना चाह रहे हैं। क्लोजिंग के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इस वक्त अमेरिका का जो डिफेंस तमाम की तमाम पाइल है, यानी उसकी जो वेपनरी है, वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही थी। जब वो जंग कर रहे थे 40 दिन तक, उन पर बहुत प्रेशर था कि टेक होम कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने प्रिजर्वेशन भी देखा, आपने वो 2 in 1 कर रहे हैं। एक तरफ अपना मिथ बरकरार रखा है कि मैं जीत रहा हूँ, दूसरी तरफ उन्होंने ये बरकरार रखा है कि उनको वेपन फायर नहीं करने पड़ रहे उस तरह जिस तरह डिस्ट्रक्शन कर रहे थे ईरान की। आपको अब मैं याद कराता चलूं कि मैं अभी एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपाया है और उसके अंदर लिखा वो है तकरीबन 35% उनके जो प्रिसीजन गाइडेड मुनीशन है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 45% पैट्रियट खत्म हो चुके हैं, 30% टोमाहॉक जो ऑफेंसिव के लिए इस्तेमाल होता था वो शॉर्ट हो चुके हैं। $25 अरब फूंक चुके हैं अकॉर्डिंग टू पीट हेग्सेट इन दिस वॉर।
जी, एग्ज़ैक्टली। और 25 अरब के अलावा मैं 1 बिलियन कहा जाता है ना, लोग कहते हैं कि 1.5 बिलियन एवरेज निकाले, तो 1 बिलियन पे भी निकाले तो उनकी एवरेज पर आवर यानी 1 घंटे की कॉस्ट उनको $42 मिलियन पड़ी है। वाह। पर सेकंड जितने दिन जंग हुई है उसकी कॉस्ट निकली है $11,000 पर सेकंड। हम्म। अगर आप विजुलाइज़ करें तो टेक होम नहीं उनको लोगों को मिल रहा। तो आई थिंक अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह लीवरेज किया जाए, लेकिन अभी भी ईरान क्या समझता है? ईरान इसलिए वायबल समझ रहा है इस ऑप्शन को, वो समझ रहा है कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का काउंटर ब्लॉकेड होगा, दुनिया में ऑयल शॉर्ट होगा, तो हम्म। फिर भी फिंगर पॉइंटिंग प्रेज़िडेंट ट्रम्प की तरफ होगी। पहले भी हुई है, ईरान की तरफ तो अब कोई नहीं कर रहा पॉइंट आउट फिंगर। वो तो कर रहे हैं सारे प्रेज़िडेंट ट्रम्प की तरफ के पहले उन्होंने 40 दिन तक हॉस्टेज बनाए रखा दुनिया की इकोनॉमी को। यस। और अब आप देखिए कि काउंटर ब्लॉकेड करके ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, कमोडिटीज बढ़ रही हैं। अभी तो एग्रीकल्चर और खाद और केमिकल्स और प्लास्टिक अभी नहीं उस तरह विजिबल हुआ। दुनिया के बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट ट्रम्प को जा रहा है। तो आई थिंक वो ही स्टक बिटवीन द टू ऑप्शन, और दोनों ऑप्शंस बहुत डेंजरस हैं उनके लिए इस वक्त। राइट। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली किसी भी मुल्क के लिए जो कि अपना असर दिखाना चाह रहा होता है वो फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की तरफ जाता है। क्या सीज़ फायर ख़त्म भी कर सकते हैं? पहले तो आपने यही वाली बात है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सारी चीज़ों को ईज़ करने की कोशिश की और लोगों को ये लगा कि शायद वो जंग हारने की वजह से ये सब कर रहे हैं, बट डू यू थिंक कि ये जो सीज़ फायर को एक्सटेंड किया है इसको फिर ख़त्म भी किया जा सकता है? देखिए, सोचने की हद तक किया जा सकता है। प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस वक्त बहुत मुश्किलात है। आपने देखा उनके नेवल कमांडर्स को फायर किया जा रहा है, यस। आर्मी ऑफिसर्स को फायर किया जा रहा है। वो एक डिसएग्रीमेंट है। वो डिसएग्रीमेंट जो मेरी तहकीक कहती है वो क्या है? प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि उनको मिसलीड किया गया, जंग में धकेल दिया गया, वेनेजुएला प्लस किया गया, उन्होंने गलत समझ लिया कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन होती है या एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है, वो हर जगह, हर टारगेट और हर वक्त के लिए हो सकती है। राइट। खास तौर पर वेनेजुएला के बाद उन्होंने गलतफहमी हुई, नंबर 1। हम्म। अब ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स रिटायर किए जा रहे हैं या फारिग किए जा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो इनको गुज़ारिश कर रहे हैं कि जनाब आप ईरान नहीं है। ईरान ने जो अपना डिप्लीट कर लिया या सारा या कर रहा है ऑलमोस्ट 50% के करीब, तो ईरान ने तो सिर्फ़ अमेरिका का मुकाबला करना है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को स्टेबलाइज़ करने का जो भी खुद ही एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, नंबर 1 उसने इज़राइल की हर कॉन्टिजेंसी को और हर जो मिसमैनेज्ड और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है उसको सपोर्ट करना होता है। मिलिटरीली मैं वेपन्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। उसने यूक्रेन को सपोर्ट करना होता है। अमेरिका ने फिर ताइवान के खिलाफ चाइना को डिटर और खौफज़दा रखना होता है। तो इनके जो एडवाइजर्स हैं अब ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि आप जिस तरह डाइल्यूट कर रहे हैं मिलिट्री, तो हमारा जो विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हो रहा है। यानी हम दुनिया के सामने अपनी वो खौफ या डिटरेंस इज़राइल के हक में, यूक्रेन के हक में और खासतौर पर ताइवान के हक में नहीं मेंटेन कर पाएंगे, और अगर चाइना ने कोई ऑफेंसिव पोस्टिंग की तो हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपने ये मेन है। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, आपने एक्सपोज होने की बात की। मैं 3 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, उससे आप मुझे बताइए कि क्या समझ आती है। पहली चीज़ ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है वो डार्क ईगल जो है, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन, वो उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ट्रक माउंटेड होता है और वो इसलिए डिप्लॉय कर रहे हैं क्योंकि जो लॉन्चर्स हैं जो कि ईरान में हैं, उनको तबाह किया जाए, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा गहराई में है। दूसरी जानिब इस वक्त आईएईए कह रहा है कि अफजूदा जो यूरेनियम था वो अभी भी इस्फहान कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। नाउ दिस इज, दुनिया इसको सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कर रही है। पीट हेगसेथ कहते हैं कि हमने तो अहदाफ हासिल कर लिए, अहदाफ हासिल कर लिए तो यहाँ पर सोनिक मिसाइल क्यों लगा रहे हैं, और अगर अहदाफ हासिल कर लिए तो ये जो अफजूदा यूरेनियम है जो कि आईएईए कह रहा है, आप कह रहे थे कि मैं इसको कहा स्मोक कर दिए मैंने सारे। सो सर। जी, फैसल देखिए, जब पिछली जंग बंद हुई थी जून 2025 की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैंने न्यूक्लियर प्लांट इनके जो तमाम। ऑब्लिटरेट। जी, मैं ये जी। कह रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जून 2025 की जो जंग बंद हुई थी, तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अंग्रेज़ी में कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऑब्लिटरेट का अर्थ होता है कि नामो-निशान मिटा देना, सादा लफ्ज़ों में। तो मैं उस वक़्त भी कहा था कि जिस तरह का ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मिनी सिटीज़ हैं अंडरग्राउंड, वो कनेक्टेड हैं, बहुत डेप्थ में बनाई गई हैं, नहीं हो सकता, और ये गलत है। और वही हुआ कि ऑब्लिटरेट तो नहीं हुआ। अभी भी बंकर बस्टर्स और B2, B1 सारे बम्बार उन्होंने लगा दिए थे, फिर भी नहीं कुछ हो सका था। तो ये जो वेपन्स की जो आप बात कर रहे हैं कि जो ट्रक माउंटेड है, ये लेकर आने से मेरा नहीं ख्याल वो कुछ होगा। इट्स मोर ऑफ पोस्चरिंग
और वो ईरान को ये रियलाइज कराने की कोशिश करते रहते हैं कि जैसे प्रोहिबिटिव कॉस्ट में इम्पोज अब करने वाला हूं, यानी वो थ्रेट करके अपनी पोस्टिंग के या जरिए इसको करते हैं। वो मेरा ख्याल है कैपेबिलिटी वाइज अमेरिका के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन रह नहीं गई। एक और भी मैं स्टडी कर रहा था कि ईरान ने जून 2025 के बाद जो सबक सीखा और जो पोस्टमार्टम किया उस बमबारी का, उस पे उन्होंने टनल्स और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन में डीप फर्दर कर ले गए दिया। थे 150 फुट तक। तो जाहिर है उनको पता है कि नेक्स्ट बमबारी B2 से भी होनी है, बंकर बस्टर्स भी होनी है, डेजी कटर ने भी आना है। तो उन्होंने तो डे वन से अपने आप को प्रिजर्वेशन और सर्वाइवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन किया हुआ है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है एक बार। तो आई थिंक ये जो यूरेनियम की बात कर रहे हैं, मैं तो इस पर भी हैरान होता हूँ कि ये इस पे क्यों बहस की जाती है कि यूरेनियम एनरिचमेंट हम लेकर जाएंगे, न्यूक्लियर डस्ट लेकर जाएंगे। 2015 में जो JCPO साइन किया था प्रेसिडेंट ओबामा ने, ऑलमोस्ट 6-7 साल तक मुज़ाकरात हुए थे। 1.5 जी साल तक तो बहुत एक्सटेंसिव मुज़ाकरात हुए थे 14-15 में, तब जाके एग्रीमेंट हुआ था। उस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बुलाया गया था कि आप इंस्पेक्शन करें, आप वेरीफाई करें, तो अभी क्यों नहीं हो सकता? और लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि कह चुके हैं कि मैं उस JCPO प्लस कुछ करूंगा, तो अब ये भी एक कंफ्यूजन है कि प्लस क्या हो सकता है। तो आई थिंक ही उनकी कुछ इल एडवाइज्ड किस्म के मशवरे हुए हैं, या नेतन्याहू ने जिस तरह उनको कोई ऐसा किया है माइंडसेट कि उन वो फंस तो गए हैं, लेकिन टेक होम ट्रॉफी का सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि वो अपने लोगों को क्या कह के कहें कि ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो अभी भी अनाउंस कर देंगे, विक्ट्री भी अनाउंस कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने रिजीम लास्ट चेंज टाइम। अनाउंस कि हमने कर लिया। Right. Do you think what is going to be the ideal come out for America and Iran from this war? At the same time मुझे थोड़ा सा रशिया यूक्रेन का सिनेरियो भी सामने रखना है। उस वक्त भी सब कह रहे थे कि वीट प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी, गैस प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, बट दुनिया ने अपने ऑल्टरनेटिव ढूंढे। आई नो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है, बट क्या दुनिया अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकती है? सादिया, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात कर लेता हूँ। ये भी मुख्तलिफ होने इसलिए जा रहा है, दुनिया अल्टरनेट स्टेट ऑफ हॉर्मोज का भी ढूंढ रही है। मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक बहुत जल्दी 4-5 सालों में अल्टरनेट पाइपलाइंस की तरफ जा रहे हैं कि हम हमेशा की तरह ईरान पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर इन्होंने पाइपलाइन बना ली, जैसे सऊदी अरब ने है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह ये मुल्क भी सोच रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी इन एक्शन है कि जो ही जंग बंद होगी ये नए कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अल्टरनेट रूट तलाश करेंगे या बिल्डअप कर लेंगे। नंबर 1। दूसरा जो आप कह रही है कि क्या विक्ट्री किस तरह की हो सकती है, प्रेसिडेंट ट्रंप की ये अच्छी बात है कि वो किसी चीज को भी विक्ट्री कह देते हैं, तो मेजरेबल जरूरी नहीं होती कि हम लोग वेरीफाई करें और मैं बैठ के मॉर्निंग शो में या शाम को बैठ के तजिया करें कि विक्ट्री हुई है कि नहीं हुई। तो आई होप प्रे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को अगर एंगेज करें और वो कहें कि भाई ये विक्ट्री है, ईरान को मैंने एक्सेस ले लिया है, ये एक्सेस वही होगा जो 2015 में भी दिया था, तो उसको दोनों मुल्क विक्ट्री कह सकते हैं। नंबर 1। जो कमोडिटीज की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दुनिया अल्टरनेट ढूंढ लेती है, लेकिन क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज ऑयल डिपेंडेंट है, बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। सो मच सो कि जापान और कोरिया जैसे मुल्क जो प्रो अमेरिका हैं, उन्होंने भी ईरान से रब्ता किया है कि आप किसी तरह एक्सेस दे दें ताकि हमारी इकोनॉमी इफेक्ट ना हो। मैं कल पढ़ रहा था 290 टन का जो गोल्ड है, फ्रांस ने अमेरिका से उठा लिया है, वापस पेरिस ले आया है कि जी वो भी आप समझते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात किसी में खराब हो सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन ने 800 बिलियन का बजट बनाया है 2030 के लिए डिफेंस का, वो समझते हैं कि अमेरिका पर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो आई थिंक न्यू फॉर्म ऑफ जो अलायंसेस बनने जा रहे हैं, न्यू फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट बनेगी और अमेरिका को आई थिंक न्यू फॉर्म रियलिज्म की तरफ अब जाना पड़ेगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जो आपने शायद दुनिया की वही अब रियलिटी है कि नए नक्शे बनेंगे, नए अलाइंसेस बनेंगे, नए एलिजेंस बनेंगे। देखते हैं कि ये मामला कहाँ चल के रुकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो यूएई का जो मामला है, जो उसने ओपेक से एग्जिट किया है, पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ेगा भी या नहीं, इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमें ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब अमेरिका की जानिब से ईरान की जो तवील मुद्दती नाकाबंदी है, उसकी इतलात के बाद तेल की कीमतों में एक बार फिर से हम इजाफा दे रहे हैं और ये तेल की कीमत अब $120 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। बाकर कालिबाफ ने भी तेल मज़ीद महंगा होने की पेशगोई कर दी है। एंड एट द सेम टाइम यूएई ने जो ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी के ऐलान किया है, उसके बाद भी आलमी सतह पर हम देख रहे हैं कि एक हलचल मची हुई है। अब इस सारी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से कोशिश कर रहा है कि यूएसए और ईरान के दरमियान मीडिएशन
की जा सके, इस जंग को ख़त्म किया जा सके, ताकि जो पाकिस्तान पर इसके असरात हैं और दूर पूरी दुनिया पर जो इसके महंगाई के साथ साथ ऑयल प्राइसेस पर जो इसके असरात हैं उनको रोका जा सके। ऑलराइट, तो चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम साहब। जौहर साहब, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार फिर आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लग रहा है। जौहर साहब, ऑल्दो के क्लीशे हो गए हैं, लेकिन मैं आगाज़ इससे करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा कर दिया इस सारे मामले में। कल कुछ चहमगोइयाँ थीं कि शायद कोई और राउंड, इज़ देयर एनी राउंड लेफ्ट, या फिर पाकिस्तान हैज़ डन इट्स पार्ट? एंड खबरें ये भी हैं कि बैकडोर बहुत सारे इस वक्त राब्ते चल रहे हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान के थ्रू बट ईरान और अमेरिका में। सो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, और डू यू एक्सपेक्ट एनी मोर टॉक्स, या फिर बात यहीं तक खत्म है? जी देखें, बिल्कुल डिप्लोमेसी तो इस वक्त ही चल रही है एज वी स्पीक। पहले देखें फेस टू फेस मुज़ाकरात का दौर, रिमार्केबल काम किया कि कहाँ वो दोनों मुल्क जो हैं ये फरीक एक ऐसी जंग के दहाने पे थे जो बहुत ही ज्यादा एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होती, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प सिविलाइजेशन तबाह होने की धमकियां, तबाह करने की धमकियां दे रहे थे, और वहां से उनको फिर मुज़ाकरात की मेज पे लेके आना, वो भी इस लेवल पे, ये 50 साल के बाद हुआ था कि वो इतने हाईएस्ट लेवल पे जो है मुज़ाकरात आपस में फेस टू फेस कर रहे थे। तो बिल्कुल, और उसमें बहुत सी चीजें फिर उन मुज़ाकरात में आगे भी बड़ी खासी पेशरफ्त भी हुई थी। मामला आके स्टिक कर गया उन्हीं चीजों पे जिसका मैंने शायद कहा भी था पहले कि मसला वही होगा, न्यूक्लियर पे आके बात फंसेगी, और उसी पे फंसी आके, और अभी तक फंसी उसी पे हुई है बात, न्यूक्लियर इशू पे। तो वो देखें अब मामला क्या है, अभी भी डिप्लोमेसी चल रही है, उसमें पाकिस्तान का अहम रोल है। बहुत से मैसेजेस जो देखें, ये प्रपोजल्स, काउंटर प्रपोजल्स जो जा रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान की तवज्जुह से ही जा रहे हैं इस वक्त भी। तो अभी और अमेरिकन की तरफ से ये बयान भी आया था, बल्कि बारहा आ चुके हैं कि अभी भी जो मेन मीडिएटर है वो पाकिस्तान ही है। तो वो तो प्रोसेस चल रहा है। अब मसला क्या है इस वक्त? मसला ये है कि देखें, जो दोनों साइड्स की पोजीशन में बुनियादी इस वक्त इख्तिलाफ क्या है। ईरान ये कहता है कि जी सबसे पहले ये जो है ना एक परमानेंट सीज फायर कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये जो हमने बंद किया हुआ है, ये ब्लॉक किया हुआ है अपना हुर्मुज़ को, वो हम खोल देते हैं। हालांकि लेकिन वो साथ उस पर कुछ शराइत रख रहे हैं कि खोल तो देंगे, लेकिन वो जो शिप्स जाएंगी वो उनके कोऑर्डिनेटेड राउट्स पे जाएंगी, और ईरान का कुछ कंट्रोल होगा उस पर। दूसरी तरफ, और साथ ही वो कहते हैं कि अमेरिका अपनी मुकम्मल जो उनकी नाकाबंदी की हुई है, ब्लॉकेट किया हुआ है ईरान का, उसको ख़त्म कर दे। तो अब जो है ना ये दो चीज़ें हो जाएं, फिर बाद में न्यूक्लियर पे मुज़ाकरात होते रहेंगे। अब अमेरिकन जी कह रहे हैं कि नहीं जी, इस तरह नहीं हो सकता, एक पैकेज डील होगा, न्यूक्लियर पे पहले बात होगी, बाकी चीज़ों के साथ साथ ये सब कुछ इकट्ठा ही डिस्कस होगा। जो है ना, हम इसको डीकपल जो है ना नहीं करेंगे, यानी अलग अलग नहीं करेंगे इसको। तो वो क्यों चाहते हैं अमेरिकन इस तरह? बिकॉज वही समझते हैं कि अगर उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट किया है इस वक्त ईरान पे, और इस वक्त वो फिर एक परमानेंट सीज फायर उनको दे दे, और साथ ही वो जो है ना ये अपना हुर्मुज़ जो तो वो खोलेंगे, लेकिन अपनी कंडीशंस पे खोलेंगे ईरानियन, और उस चक्कर में फिर ईरान का ब्लॉकेट भी खत्म कर दें, तो फिर उनके हाथ में क्या कार्ड रह जाएगा नेगोशिएशन के लिए, सिवाय उसके वो सैंक्शंस रिलीफ के, और जो है ना जो उनके अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है, तो वो तो पहले भी था उनके पास, लेकिन फिर इस जंग से जो सारा व्हाइल वी टॉक अबाउट ईरान यूएस सिचुएशन, कल हमें पता चलता है कि जी ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई बाहर आ गया है, अपनी रिजर्वेशंस भी शो करता है कि हमें गल्फ से वो सपोर्ट नहीं मिली जो हमें जीसीसी कंट्रीज से मिलनी चाहिए थी। एक ये, और फिर किसी भी मुल्क से मुशावरत नहीं करता, सऊदी अरब तक से मुशावरत नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि इंडिया इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर, इसराइल की इंडिया के साथ अलाइनमेंट है, अफगानिस्तान की इंडिया के साथ अलाइनमेंट है। एक तो इस ब्लॉक, नए बनते ब्लॉक और नई बनती अलाइनमेंट पर बात कीजिएगा। दूसरा ये कि ओपेक में जो हुआ है उससे क्या असरात पड़ सकते हैं? जी ये बिल्कुल बहुत अहम है इतने सालों से, बल्कि यूएई तो ओपेक का ऐसा मेंबर था जो कि ओपेक की सारी जो आपस में डिसीजन होते थे उनको पूरी, क्योंकि कई बहुत दिखा देते थे, लेकिन यूएई इस तरह नहीं करता था। तो क्या है, देखें, दो, एक तो उन्होंने ओपेक छोड़ा है, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी मानी खेज चीज हुई है। वो क्या, अभी जीसीसी का इजलास बुलाया था सऊदी अरब ने, वो जो इजलास उन्होंने बुलाया तो उसमें जो है ना बाकी सारे तो जाहिर है कि वो बिल्कुल जो उनकी टॉप लीडरशिप आती है उस पर, लेकिन ओमान की तरफ से उन्होंने अपना वजीर खारजा भेजा, टॉप लीडरशिप नहीं आई। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा ठीक है हम आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। अच्छा, यूएई ने किसी को भी नहीं भेजा उसमें, जो कि एक बहुत जो है ना एक
अजीब सी बात है Yes, कि that's जीसीसी right. की मीटिंग हो रही है और यूएई जो है जीसीसी का मेंबर है, लेकिन वो आए नहीं उस मीटिंग में। तो इसलिए वो जाहिर है बिल्कुल ये जो बात चल रही है कि उनका इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात जाहिर है बहुत बेहतर हो चुके हैं इस वक्त, बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। तो वो फिर अमेरिका के साथ भी उनका रिलेशनशिप बाकी मुल्कों से ज़रा मुख्तलिफ बन रहा है। तो वो जो है ना बिल्कुल इस वक्त ये बात है कि वो फिर इस तरह की बातें भी थी कि जो यमन के अंदर जो है ना सऊदी अरब की और यूएई की आपस में पॉलिसीज पे जो उधर थी, एक पहले तो इकट्ठे थे, उसमें खास कुछ इख्तलाफात भी हो गए, बल्कि यहाँ तक पे तो सऊदीज ने वहाँ पे आपको पता है उन्होंने बॉम्बिंग की थी जी हाँ। जो है ना एक ऐसे ग्रुप पे जिसको कि यूएई सपोर्ट कर रहा था। तो वो बिल्कुल एक देखिए उनकी वहाँ की एक जो जीसीसी की एक दाखिली सियासत भी चल रही है, उसमें कोई शक नहीं। और कि हमारी कोशिश तो ये है पाकिस्तान की कि देखिए हमारे ताल्लुकात तो सऊदी अरब के साथ तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक तरीन है, बरादराना। हमारे यूएई के साथ भी बहुत ही पुराने और बरादराना ताल्लुकात है। हम तो नहीं चाहेंगे कि मुसलमान मुल्कों में आपस में इस तरह का नफाक पैदा हो, और पाकिस्तान की कोशिश तो यही होती है कि उनको जो है ना इकट्ठा ओके रखने की जौहर कोशिश साहब, करें, उसमें जो भी आपकी इस बात से मैं अगर अपना सवाल अखज़ करूं कि हम हमेशा से एज अ लेमैन ये सोचते हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज ऑन अ टाइट रोप, लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें एंड आप इससे बेहतर इंसान नहीं हो सकता कि आप इसका जवाब दें। पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका चाइना के साथ बैलेंस करके रिलेशन रखे, उसी तरह यूएई और सऊदीया के साथ भी बैलेंस करके पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह चलना जानता है। बट नाउ हेयर कम्स द टर्निंग पॉइंट एंड दैट इज़ पहले जयशंकर जाते हैं वहाँ पे, और अभी 2 दिन पहले अजित डोवल साहब वहाँ होकर आए हैं। कहा जा रहा है कि जी बात करने गए हैं कि उनके जहाज़ जो 10 हैं सिर्फ उनको पास करने दिया गया हॉर्मुज़ से, तो अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन फला ढिमका जो भी है। क्या यहीं तक बात है या बात इससे आगे है, और क्या ये वरिसम है फॉर अस? जी देखिए, एक वो इंडिया का और जो है ना इसराइल का तो एक नेक्सस है ना, और वो तो बहुत ज़्यादा आपस में इस वक़्त जो है बहुत सी चीज़ों पे, और पाकिस्तान के खिलाफ तो वो मुत्तहिद हैं ज़ाहिर है। दोनों का एक उस जो है ना वन पॉइंट एजेंडा है आपस में जो उनके ताल्लुकात हैं उसमें कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मिलकर साजिशें करनी है। अभी इंडिया यही भी कोशिश कर रहा है कि यूएई के साथ जो है, और उनका आपको पता है कि उनका यूएई ने वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस की थी कुछ साल पहले, जो है ना $100 बिलियन की, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो वो एक स्पेशल रिलेशनशिप उनसे भी बनाना ही चाह रहे हैं। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है I2U2, तो उसमें भी वो ये सब इकट्ठे हैं, वो जो इन्होंने बनाई हुई अमेरिकन के साथ मिलके। तो एक बिल्कुल ऐसा बिल्कुल एक कोशिश तो इनकी है हिंदुस्तान की कि एक ऐसा इत्तेहाद जो है ना इसराइल के साथ। पहले उनकी कोशिश थी इसराइल, अमेरिका और इंडिया, तो अब उनकी कोशिश ये है कि जी इसमें यूएई को जो है ना यूएई और इसराइल के साथ एक इस तरह का बनाए। लेकिन देखिए यूएई के मुफाद में नहीं होगा ये लॉन्ग टर्म में कि वो किसी इस किस्म के इत्तेहाद का हिस्सा बने। यूएई के मुफाद में बिल्कुल यही होगा कि वो जीसीसी का एक बहुत फाल रुकन रहे, क्योंकि इस खत्ते में है उस जो है ना उनके अराउंड सारे वो वही जीसीसी कंट्रीज हैं, अरब ममालिक हैं, और फिर उनके पाकिस्तान के साथ भी जिस तरह के लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है। उनकी आबादी देखें यूएई की, उसमें कितनी बड़ी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी जो उनसी है वो पाकिस्तान से है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इंशाल्लाह जो उनकी लीडरशिप है यूएई की, वो ये सब कुछ जो है ना अपने सामने जिसे कहते हैं ना दिल कीप दैट इन व्यू, कि हिंदुस्तान की इन जो है ना तरगीबात में इन साजिशों में वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा। ऑल राइट होपफुली वी होप दैट। बहुत शुक्रिया जॉर्ज साहब, इट वाज अ वंडरफुल टाइम विद यू। और सोचने की बात ये भी है कि जो भारत करने की कोशिश कर रहा है इस सब के बीच में पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन लाने की कोशिश की है, और इसके बीच में जो लूप होल्स हैं भारत उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज फॉर द वर्ल्ड टू सी। वेल, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ सियासी नाश्ता हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। इत्तेहादियों की नाराज़गी भी जारी है और पार्टी में मुतज़ाद सियासी हिकमत अमली नज़र आती है। पार्टी चेयरमैन और मरकजी क़यादत इख्तलाफात कम करने की कोशिश में तो है, मगर मुख्तलिफ धड़ों ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग बयानिए सामने आ रहे हैं। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो न्यूज़ की C9 का पर्सन अब्सा कोमल। अस्सलाम वालेकुम अब्सा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्सा, PTI में जो ये अंदरूनी इख्तलाफात की आवाज़ें हैं अब ये बुलंद होती जा रही हैं, इत्तेहादी जमातें भी नाराज़ हैं।
इन इख्तलाफात की बुनियादी वजूहात क्या हैं और पीटीआई की आला क़यादत जो है इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए क्या कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पीटीआई की जो आला क़यादत है, ऐसा नज़र आता है कि वो अभी तक कोई स्ट्रैटेजी बना नहीं सके, और अगर उन्होंने बनाई भी तो उस पे इत्तेफ़ाक़ राय पैदा नहीं कर सके। इस वक्त जो हमें एक बुनियादी पीटीआई का बयानिया नज़र आता है, वो एक तरफ इमरान खान साहब की बहनें हैं और दूसरी तरफ कारकुन उनके साथ हैं कारकुन, और दूसरी तरफ पार्टी के अहदेदार और क़यादत है। सो एक एतमाद का फ़ुक़दान है, हमें एक यूनिटी नज़र नहीं आई, पार्टी के ऊपर बड़े सख्त हालात रहे और ऐसे कई मौक़े आए जब हमें ऐसा लगा कि एक मुत्तहिद होकर एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। फिर ऑपोजिशन का जब इत्तेहाद हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब वो इख्तियारात का मसला ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि ख़ुद खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को तमाम इख्तियारात दिए थे तो वो ये फ़ैसले कर सकेंगे। लेकिन हर तरफ से इत्तलात यही आई कि कोई शख्स भी ओनरशिप नहीं लेना जा रहा फ़ैसला साजी की। ये भी एक हकीकत है कि हुकूमत की तरफ से पीटीआई को बिल्कुल इस वक्त किसी किस्म की कोई स्पेस हासिल नहीं है जिसमें वो अपना प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन ऐसे ही हालात के अंदर इम्तिहान होता है अपोजिशन की जमातों का, और यहाँ पर बड़े तजुर्बेकार सियासतदान अचकज़ई साहब का साथ हासिल हुआ पीटीआई को। फिर इसके अलावा हमें नज़र आए अब्बासी साहब भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इस अपोजिशन में उनका साथ देते हुए। तो इन तमाम लोगों की कलेक्टिव विजडम को भी ऐसा लगता है कि इतना एहतराम नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कोई एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठती और सब लोग मुत्तहिद होकर कोई आगे की स्ट्रैटेजी अनाउंस करते। तो इस वक्त जितना भी मामला है वो तमाम सिर्फ बयानात के गिर्द घूम रहा है, और इस सब के अंदर लीड कर रही हैं ख़ुद इमरान खान साहब की बहनें, जिनको पीटीआई की क़यादत कहती है कि फैमिली के जज्बात हैं, ये पार्टी का बयानिया नहीं है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि एक ओवरऑल पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है। अब से आप खुद भी ये कह रही हैं कि बानी पीटीआई की बहनें मैदान में फ़ाल हैं। नौरीन खान ने इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि इख्तलाफात करवाने वाले वही हैं जो बानी को जेल में रखना चाहते हैं। आपकी नज़र में पीटीआई की जो गैर मौजूदगी में बानी पीटीआई की किस हद तक मौसर दिखाई देती है पीटीआई की जो हिकमत अमली है, ख़ास करके उनकी बहनों का जो रोल है? देखिए, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि जो खान साहब की तरफ से भी एक पैगाम के तौर पे, अब तो उनकी मुलाकातें काफ़ी वक्त से सियासी हवालों से नहीं हो रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से वहाँ पर बैठकर वो ये समझते थे कि एहतजाज हो और दबाव डाला जाए। लेकिन बाहर पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी तब्दील हो गई, और आई थिंक यही वो मौका होता है कि जब आपके सियासी रहनुमा एक साथ बैठते हैं और कोई फ़ैसला करते हैं। जैसा एक जलसे का प्लान किया हुआ था पीटीआई ने, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात के सिलसिले में इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से तो उस पर फिर पीटीआई की क़यादत ने कहा कि दोस्त ममालिक यहाँ पर आ रहे हैं और पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो हम हुकूमत से ताउन कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को सियासी तौर पर गिव एंड टेक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमें बिल्कुल एक मुख्तलिफ रवैया और एक मुख्तलिफ अप्रोच नज़र आती है खान साहब की फ़ैमिली की। उनके जज्बात भी यकीनी तौर पर इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स हैं पीटीआई को और उनकी फ़ैमिली को, सो वो एक तरफ है। दूसरी तरफ है पार्टी की क़यादत, जो सियासी तरीके से हल करने की कोशिश की उन्होंने, जब उन्होंने ये कहा कि हुकूमत से ताउन कर रहे हैं, लेकिन अलिमा साहिबा ने आकर कहा कि ये तो हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें यही वजह नज़र आती है कि इस मामले के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है पीटीआई की सियासी क़यादत के पास। अच्छा, अब सर क्योंकि आपने अपनी गुफ्तगू में खुद ये कहा कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको ज़्यादा घास डाली नहीं जा रही, तो नाराज़ी अगर होती है इन इत्तेहादी जमातों की, तो जो मुस्तकबिल की अपोजिशन सियासत है उस पर क्या असर डालेगी है? इत्तेहाद जो है वो मुझे लगता है कि एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद बन नहीं सका था। पहले दिन से जो अचकज़ई साहब हैं वो बहुत से पीटीआई के मामलात से इख्तलाफ करते हुए हमें नज़र आ रहे थे। फिर उसके अलावा दीगर भी जो जमातें उनके साथ शामिल हुई थी, उनका पीटीआई इमरान खान साहब के केसेस को लेकर भी, उनकी सेहत के मामले को लेकर भी, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने मरकज़ नहीं बनाया था। वो ओवरऑल पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से और इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये कोई इस किस्म का इत्तेहाद नहीं था जिसका सेंटर पॉइंट इमरान खान की रिहाई हो या फिर बाद में जो उनकी सेहत का मामला आया, बल्कि इनफैक्ट ये तमाम चीज़ें एक ब्रॉडर कॉज उनकी रिहाई का हो या पीटीआई का नए इलेक्शंस का मुतालबा, वो सब चीज़ें पीछे रह गई। बल्कि अब मामला सिर्फ इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवाने या उनके ज़ाती नॉलेज की एक्सेस तक पहुँच गया है। तो इसमें इन इत्तेहादी जमातों का कोई बहुत ख़ास इंटरेस्ट हो भी नहीं सकता, और ना ही वो चीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हुई। तो मैं नहीं समझती कि अपोजिशन का इत्तेहाद इतना आगे बढ़ा कि उनसे एक हद से ज़्यादा उम्मीदें की जाएँ। और अचकज़ई साहब से अलबत्ता ज़्यादा उम्मीद थी पीटीआई को, लेकिन उनका भी ऐसा नज़र आता है कि वो कोई बड़ा फ़ैसला करने को इस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर यकजहती नहीं है। राइट।
अब तक क्या समझती है, पार्टी के मुख्तलिफ धड़ों की अलहदा हिकमत अमलियाँ नज़र आ रही हैं, तंजीमी बहरान की अलामत है क्या, या फिर पार्टी एक स्ट्रैटेजिक तरीके से मुख्तलिफ समतों में कोशिश कर रही है कि किस तरह से कोई रास्ता निकल आए, कोई प्रेशर बिल्ड हो जाए? नहीं, स्ट्रैटेजी तो इसमें नज़र नहीं आती है। स्ट्रैटेजी हमें बनाने वाले लोग भी नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इख्तलाफ राय इस हद तक है कि कोई एक दूसरे की ओनरशिप नहीं ले रहा। सोहेल आफरीदी साहब को लगाया क्यों गया, इसके ऊपर भी सवालात अब उठ रहे हैं। फिर जैसा हमने पहले जिक्र किया कि एक तरह से अलीमा साहिबा एक बयान देती हैं और तमाम क़यादत को एक्सपोज अपनी तरफ से करती हैं वो कारकुनान के सामने। सो जितनी भी फ़ैसला साजी है पीटीआई की, उसमें स्ट्रैटेजी का एलिमेंट तो कोई नहीं है। अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाकर सियासी तौर पे मामलात को आगे चलाने की बात करता है तो उस बात को नापसंद किया जाता है और ये कहा जब हुकूमत के साथ मिल गए हैं। सो इसलिए बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कोई फ्रेमवर्क देने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब फॉर योर टाइम। अब देखना यह है कि ये सियासी ऊन किस करवट बैठता है, क्या वाकई पीटीआई कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड कर सकती है जहां किसी भी तौर से सूरत हाल उनके फेवर में जा सकती है या नहीं। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक अगैन। और वो वक्त आ गया है जिसके लिए मेरे ख्याल में दैट पार्ट ऑफ द शो जिसके लिए पहले हम तो खैर शुरू से ही एक्साइटेड थे, बट अब वो इतना हाइप अप हो चुका है पीएसएल कि अब हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। खास करके जो कल का पहला एलिमिनेटर यानी हुआ हैदराबाद वर्सेस मुल्तान, हु वाज एक्सपेक्टिंग कि मुल्तान को इतने बुरे तरीके से हैदराबाद हरा सकती है। यानी हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा फैसल कि मुल्तान में वो फायर, वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुल्तान पहले बैट करके इतनी जल्दी उनको, एंड आई थिंक मुझे फिर भी लगता है कि शान मसूद ने जितना अच्छा बैट किया उनको एक अच्छा डिफेंडिंग टोटल देने में वो कामयाब हो गए, लेकिन फिर हैदराबाद को वो आउट नहीं कर सके। विच आई वाज अ टीम जो 4 मैचेस हारी हो और उलट पुलट करके पहुंची हो, उसको आप आउट नहीं कर सके। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। यू नो व्हाट, मुल्तान सुल्तान्स के साथ हैदराबाद ने मुल्तान सुल्तान्स वाली कर दी है। 2 साल पहले मुल्तान सुल्तान ने ये किया था कि वो शुरू में हारे थे और उसके बाद दे वेंट ऑन टू विन द पीएसएल। इस बार हैदराबाद के बहुत चांसेस हैं ये करने में। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से थोड़ी सी मज़ामत ज़रूर की, शान मसूद की थोड़ी सी जिम्मेदारानी ज़रूर है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम इसको दिखाएं एंड देन वी टॉक टू आवर गेस्ट, बिकॉज शान मसूद हैज़ बीन वन रिवलेशन एट द मिडिल ऑर्डर स्पॉट। अच्छा, मीनवाइल मेरे ख्याल में हम पहले अवैस भाई को ले लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। अवैस भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एंड मीनवाइल हम सब अब देख रहे हैं कि शान मसूद की बैटिंग जो है वो हम दिखा भी रहे हैं एंड आई एम श्योर हम सब उससे महसूस भी हो रहे हैं। कल तो हमने देखा और एंजॉय किया ही वाज फिनोमिनल यस्टरडे। एब्सोल्युटली। तो चले फिर लेट्स गो टू जनाब सैयद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग अब कल की शान मसूद की इनिंग्स के बाद ये कह रहे हैं यार लड़के को ओडीआई का कैप्टन तो होना चाहिए। योर थॉट्स सबसे पहले तो सर, पहले इस पे। रियली? हाँ, इस पे मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मेरे लिए कल हार्ट ब्रेक था। मुल्तान सुल्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में कहता था। पेशावर जल ही अपना ही जाके पकड़ सकती है और शायद कोई टीम ना पकड़े, लेकिन बड़े गलत टाइम पे मैं कहूंगा और बड़े जबरदस्त टाइम पे किंग्समैन ने पीक पकड़ी है। शान मसूद की आपने बात की तो आपको याद हो जिस वर्ल्ड कप के अंदर हमने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उसके अंदर T20 में ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर। और कल भी जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली है 69 की 44 गेंदों में, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि दूसरे एंड से आपको पता है कोई उनके साथ खड़ा नहीं हो। अगर 1-2 पार्टनरशिप भी लगती तो शायद ये स्कोर 30-40 रन का डिफरेंस दे ही जाता, लेकिन वो एक फाइटिंग नॉक आपको नजर आई मिडिल ऑर्डर के अंदर जाके। ये आपने राइट आउट काउंट किया कि लोग अब कहने पे मजबूर हो चुके हैं। ये अभी की बात नहीं है, इस पीएसएल के जब स्टार्ट हुआ था तब भी लोग स्टार्ट हो गए थे कहने, जब उसने 1-2 बड़ी इनिंग्स खेली कि यार ही डिजर्व्स टू बी द वनडे कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। आई नो वनडे वर्ल्ड कप राइट ऑन द कॉर्नर है, बातें हो रही हैं कि वनडे कप्तान कौन होगा, T20 कप्तान कौन होगा, लेकिन वनडे कप्तान इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ऐसा फास्ट बॉलर कप्तान का, वो था फिटनेस को मेंटेन करके रखना, जो कि उनका इशू भी नजर आता है कि फिटनेस के इश्यूज होते हैं।
फटीग होती है, हजार चीजें होती है, तो फास्ट बॉलर के लिए इतना ईजी नहीं होता कि उसको कैरी करना। शान मसूद ने जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर के अंदर इसके लिए परफॉर्म किया मुल्तान सुल्तान के लिए, ही इज गिवन अ क्वेश्चन मार्क अगेन टू द पाकिस्तान क्रिकेट, चाहे वो बाबर आजम हो, शान मसूद हो, सुफियान मुकीम की आप बात कर लें कि भाई हम भी थे यहाँ पर बैठे हुए, आप लोगों ने हमें पिक नहीं किया। सुफियान मुकीम को भी आप कल देख लें, जिस तरीके से कल की बात, सॉरी परसों की बात करो, जिस तरीके से उसने बॉलिंग करवाई है। बाबर आजम की फॉर्म आप चेक कर लें तो दैट शोज, फिर मैं कह रहा हूँ कि जितनी इश्यूज आपको पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर डिस्टर्बेंस आपको नजर आई थी, बड़ा प्लेयर हमेशा अपनी बैट और बॉल से जवाब देता है, उन्होंने जवाब दे अवेश दिया। भाई, और with माइक that, मेरे हेसन के लिए पास बहुत अब बड़े दो क्वेश्चन कैप्टन्स हैं। जिस दिन बाबर ने पहली सेंचुरी बनाई थी और फिर अब तो सेंचुरी उसकी दूसरी हो गई है। एवरीबडी वाज सेइंग कि चले T20 में इसको कप्तान बनाए ना बनाए, इसको वनडे में तो कप्तान बनाए। अब हमारे पास जो है, हमें आ रहे हैं मजे। अब हम कभी कह रहे हैं शान मसूद को बनाओ कैप्टन, कभी हम कह रहे हैं बाबर आजम को बनाए कैप्टन। लेकिन यू नो हाउ पीसीबी बिहेव्स विद द कैप्टन्स हु आर परफॉर्मिंग। पहले सारे फॉर्मेट्स में दे देंगे कप्तानी, फिर सारे फॉर्मेट से ले लेंगे कप्तानी, और कॉन्फिडेंस का भी बुरा हाल। देखें, शायद आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे दोनों। मेरा एक हमेशा एक प्रोस्पेक्टिव एक रहा है, मेरा क्या सबका रहता है प्रोस्पेक्टिव, कि जिसको भी बना रहे हो कम से कम यार उसको टाइम दो। एटलीस्ट आप 2 साल दे दो, कम से कम 2 तो सही ना उसको टाइम, के एक टीम को बिल्डअप करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको याद हो T20 जब वर्ल्ड कप चल रहा था, बेशक जो भी हमारी परफॉर्मेंस थी अपनी जगह है, उस T20 वर्ल्ड कप में इतना क्रंच मैच था श्रीलंका के खिलाफ, और उससे पहले ही आपको याद हो बात स्टार्ट होगी जी कि सलमान अली आगा को कौन अपना रिप्लेस करेगा, कप्तान कौन आ रहा है, शादाब आ रहा है, कौन सा नया कप्तान आ रहा है। वो साइकोलॉजिकल लिटरली मजाक मस्ती तो अपनी जगह बाहर होती है, लेकिन वो अफेक्ट करता है ऊपर से लेके नीचे तक पूरी टीम को करता है इस चीज में। आपको याद हो कोचिंग वाले मामले पे भी बात चलने लग पड़ी थी, क्या ये कोच को अपना आगे प्रोलॉन्ग करेंगे नहीं करेंगे, तो ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं। आपका इस वक्त आई गेस 9 या 10 महीने बाकी हैं, और ये वर्ल्ड कप के लिए इस वक्त जो तैयारी है वर्ल्ड कप की, वो ज्यादा फोकस है पाकिस्तान क्रिकेट का। इसमें भी ये चीजें अब स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। हु इज गोइंग टू बी कैप्टन, मैंने जैसे आपसे बात की कि लोग बात कर रहे हैं शान मसूद को कप्तान होना चाहिए, वो फिर वो चीज़ मैंने कहा ना कि उस प्रॉपर साइकिल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। माइक हेसन के साथ मेरे, शायद आपके भी बहुत से इख्तलाफात होंगे उसके डिसीजन से, लेकिन मैं फिर कहता हूँ उसका टाइम कितना हुआ है। अगर आपने कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट उसको मैं 2 साल दे दो, देख लो कितना वो करता है क्या नहीं करता। अभी से बाइक हो रही है कि अगर वो नहीं होते तो पेशावर ज़ल्मी के जो हेड कोच हैं, क्या उनको अपना कोच बनाना चाहिए पाकिस्तान का। तो ये कुछ सर्कल है जहां से ये चीजें उठती हैं। आपने बिल्कुल राइट पॉइंट की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी इस सेंस में बनती है कि मैंने क्रिकेट बोर्ड को एक चीज में देखा है, अब जाके अगर आप देखें 2-3 अरसे के अंदर के सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस चीज को हवा देते हैं, और इतना क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो जाता है कि उस पर स्टेटमेंट दे जाता है ऑफिशियली कि भाई ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। नहीं होना आप चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, को हल्का क्रिकेट बोर्ड नहीं है। जी। आपने जब कप्तानी करनी है पाकिस्तान की, आपने कोचिंग करनी है पाकिस्तान की। हम लीग टीम्स के साथ काम करते हैं, मैं पाकिस्तान के साथ अभी तक नेशनल टीम से काम नहीं किया। मैं आपको बात सच कह रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि नहीं आसान होता। जितना प्रेशर इस वक्त सोशल मीडिया का आपके ऊपर होता है, हर बंदे के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है कि वो किस कैलिबर के अंदर इस टीम के साथ लगा मेरे हुआ ख्याल है। से तभी जोड़ के रख हमारे देते हैं। कुछ बैट्समैन जो हैं वो अपनी एक आधी इक्का दुक्का इनिंग्स जो है उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करवा के और पीछे से फिर उस पर चलवाते हैं कि जनाब ये क्यों नहीं आ रहा टीम में। ओके, दैट्स वन थिंग। लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच अगेन। तो एक दावेदारी शान मसूद की है, दूसरे दावेदारी आ रही है उस्मान खान की। उस्मान खान की इससे पहले वाली सेंचुरी, जिसको बाबर से भी अच्छा रेट किया गया था कि मिडिल ऑर्डर में आके उस्मान ने सेंचुरी मारी थी और उन्होंने विनिंग नॉक खेली थी, और ये कल वाली इनिंग्स, कल तो ऐसा लग रहा था कि जनाब वो पहली विकेट जब आउट गिरी हैदराबाद की, आई एम सॉरी HK अगेन गोस टू हांगकांग, PSA has been very long for us, so it's okay. लेकिन उस्मान खान ने जो इनिंग्स खेली है उसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्या उस्मान की जो दावेदारी है इसको भी पीसीबी सीरियस लेगा, और विल ही बी द पार्ट ऑफ फ्यूचर फॉर पाकिस्तान एटलीस्ट इन द T20s नाउ? देखिए, मैं शायद कुछ लोगों में से था जिस वक्त उस्मान ने PSL पिछले सीजन में जब मुल्तान के लिए परफॉर्म किया था, मैं मुल्तान की टीम में था, और मुझे याद है कि मैंने कुछ लोगों में से था जिन्होंने सोशल मीडिया टीवी के ऊपर बैठ के कहा कि यार नहीं, ही इज़ द वन, कि वो डिजर्व करता है। देखें, उसने सैक्रिफाइस भी किया, यूई की पोजीशन छोड़ी है, सारा कुछ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो फिर एक चीज़ नजर आई, जब आप इंटरनेशनल सर्कल में एंटर होते हैं, ये चीज़ भी हमारे कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और ये होता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि क्लब क्रिकेट की बात करें या लीग क्रिकेट की बात करें, उनसे बेहतर कोई नहीं होता, वो बहुत तगड़े होते हैं, उनका अनमैचेबल कोई आपको नजर आता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल अरीना के अंदर उनको उतारते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो सस्टेन नहीं करते। और उस्मान खान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मुझे पता है फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि
आपने फ्लक्चुएट उसको बहुत किया, कभी आपने नीचे खिलाया, कभी आपने उसको ऊपर जाके खिला दिया, कभी आपने उसको मैच नहीं खिलाया, ये भी साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है। लेकिन कल जो एक उसने जो इनिंग्स खेली है, इससे पिछले मैच में भी जो उसने इनिंग्स खेली थी, वो मैच विनिंग नॉक इनिंग्स खेली थी उसने। बेशक बॉल्स जो भी थी उसके हिटिंग जोन रेंज के अंदर थी, सारा कुछ था, लेकिन ही इज डन एक्सेप्शनली वेल। उसका रिकॉर्ड भी है पीएसएल के अंदर, उसने बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा जैसे मास सदाकत ने कल 64 किया था शायद, जी 33 जी गेंदों जी के अंदर, जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया इनके लिए। मास सदाकत को अभी हमने ओडीआई सीरीज, आपको पता है, भी रिसेंटली हमने खिलाई भी है। अभी जो रिसेंट अपना सॉरी T20 अपना जो सीरीज हमने खिलाई भी है मास सदाकत को। इट्स टू अर्ली। इन लड़कों को आपको, जब तक आप उस्मान खान की भी बात करें ना, उस्मान खान ने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं, मैं बहुत उस ज्यादा सेंस नहीं। में बात कर रहा हूँ कि ठीक है पीएसएल में परफॉर्म करती है, सारा कुछ है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि लड़का पीएसएल में परफॉर्म करता है, हम उठा के उसको पाकिस्तान की कैप दे देते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप एक तरीकाकार है ना ऊपर लेके आना, अभी एक लीग क्रिकेट एक और अपना दुनिया के अंदर इस वक्त हो रही है, उन्होंने एक तरीकाकार मॉडल बना दिया हुआ है। एक्सेप्शनल टैलेंट जो वंस इन आपको पता है मिलता है कितने ईयर्स के अंदर, वो एक अलग कैटेगरी रोल है। लेकिन उस टैलेंट को भी वो है कि साथ ग्राइंड करना है उस रणजी ट्रॉफी के अंदर, नहीं तो आपने डोमेस्टिक में उसको ग्राइंड करना है, उसको इंडिया ए के अंदर लेके आना है, फिर उसको इंडिया खिलाना है, डायरेक्ट नहीं फेंकना। हमने सही। यही काम किए हैं, हमने उठा के डायरेक्ट लड़कों को फेंका है। जब वो परफॉर्म नहीं करते, मैं हूं आप हैं, हम सब बैठ के तनकीद करते हैं, ये कहां से लड़का रिप्लेसमेंट आप उठा के लेके आ गए हैं। इस लड़के के साथ भी मास सदाकत है, चाहे भी अली रजा की आप बात करें, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं जो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे कल अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन की बात करें, उसने अंडर 19 में परफॉर्म किया है। लेकिन सबसे बड़ी ज्यादती हम क्या कर जाते हैं कि उनको मिलाने लग पड़ते हैं कि जी आने वाले जी द ग्रेट सईद अनवर की रिप्लेसमेंट हमें मिल नहीं गई नहीं, जी, वो है। तो हमने देख एब्सोल्युटली। सईद लिया। अनवर ये एक आपकी बात से मैं ये भी अग्री आने करती वाला हूँ, था। लेकिन अब देखिए एक चीज़ है, आपको बहुत सारे हमारे पुराने प्लेयर्स यानी जो ऑलरेडी हमारे क्रिकेट स्टार्स हैं, आप उनको भी इंटरनेशनल मैचेस में जाके स्ट्रगल करते हुए देखते हैं और हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि भाई इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नवाज। क्या है, यू नो। हाँ एग्जैक्टली, नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मैं और बहुत सारे नाम इस तरह से ले सकती हूँ, गॉट इंटरनेशनल यू नो एक्सपोजर ऑलरेडी, जो डोमेस्टिक भी बहुत सारा खेले हुए हैं। इसके बरक्स आप जाके इंडिया की जब बात कर रहे हो, कहाँ जाके वो लीगें खेल रहे हैं अदर देन द आईपीएल, और इसके अलावा वो फिर डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द माइंडसेट एज वेल ना। इसमें दो चीजें मैं अब आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। जो स्ट्रक्चर अच्छा है, देखिए उस पर तो हमें बात करनी चाहिए हमें। फर्क क्या है उनके आईपीएल की, आपने बात की ना, लड़के उनके आईपीएल खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। उनका लड़का रणजी ट्रॉफी से कम 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कमाता है। आपका लड़का यहाँ पर जो कायद आज़म ट्रॉफी खेलता है ना, वो कम से कम अगर मैं हद मारूं तो 2 से 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमाता है। या आई एग्री। स्पॉन्सर्स की बात मैं करूँ ना, मैं, आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं किस सेंस में कह रहा हूँ, कि वो लड़के फिर हमारे मजबूर होते हैं बाहर जाके खेलने को। आईपीएल के अंदर उनको इतनी अमाउंट मिल जाती है कि वो पूरा साल अपनी केयरटेक, अपनी फैमिली की, अपनी फिजिकल फिटनेस, हर चीज की कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफी से वो इतना कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एक लड़का, जिसका आपने बड़े प्लेयर्स की बात की ना, इनसे ज्यादातर जो बड़े हमारे जो लड़के इस वक्त हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है ना, 3-4 साल से जो डोमेस्टिक खेला ही नहीं है आपका, ना डोमेस्टिक के करीब ही है। T20 तो छोड़ दो, मैं 4 डे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हमारे लड़के नहीं खेलते। जो बड़ा नाम का लड़का होगा जिसने पाकिस्तान रिप्रेजेंट ठीक किया, है। जब वो डोमेस्टिक भी खेलने जाएगा, तो स्पॉन्सर्स है ना, वो आके 4-4, 5-5, 6-6 उसको बैट्स, किट बैग सब कुछ दे देंगे। जो एक नया लड़का डोमेस्टिक खेल रहा होगा लेकिन तगड़ा होगा, उसको सिर्फ एक बैट मिलेगा कि पूरे सीजन इससे चलाना है। प्रोफेशनल क्रिकेट में आप एक बैट से पूरा सीजन नहीं चला नहीं सकते, चला तो इट्स अ वे डिफरेंस। फिर आपने बात की ना कि आप, हमारे जो प्लेयर्स बाहर जाके खेलते हैं, जब फास्ट बॉलर्स, आपने कुछ देखा होगा, जो स्मार्ट कंट्रीज हैं वो अपने पेस बैटरी को और खास करके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को नहीं बेचते लीग क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस पूरी दुनिया के शेयर होता है आपका, आप सेफ रखते हो। लेकिन मसला वही आता है, मैंने कहा ना, फाइनेंशियल चीजें हैं, बहुत सी चीजें जिस But पर then you भी have to काम take care करने of की the जरूरत है। finances. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, रेज किया सर, और अब इस पे हम अब दोबारा बात करेंगे। जस्ट वन लास्ट थिंग बिफोर वी रैप अप दिस सेगमेंट, आगे हैदराबाद के क्या चांसेस देख रहे हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड? इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मरतबा फिर, क्योंकि एज वी वर टॉकिंग मी एंड सादिया इन आवर लेटर पार्ट ऑफ द शो, कि जी मुल्तान इसलिए जीतेगा क्योंकि मुल्तान को प्लेऑफ्स का एक्सपीरियंस हैदराबाद को नहीं है। तो हैदराबाद ने ये तो हमें गलत साबित कर दिया। अभी हैदराबाद क्या मजीद गलत साबित करने के पोजीशन में, या यू थिंक के इस्लामाबाद इज वे टू एक्सपीरियंस्ड? देखिए, इस्लामाबाद ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि प्लेऑफ्स तो नॉर्मली वो खेलते ही भी आए हैं, लेकिन जो टीम उनके पास मौजूद थी वो टीम है नहीं, डिसमेंटल हुई भी है। जो मैं पुरानी टीम की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी इस्लामाबाद को देखें तो वन साइडेड आपको डायमेंशनल क्रिकेट उनकी नजर आती है। बैटिंग में उनकी इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है। जो फायर पावर की आप बात करते हैं, बॉलिंग की बात करें तो वो बस ठीक है, इतना कोई एक्स फैक्टर उनके पास मौजूद नहीं है।
लेकिन हैदराबाद की मैंने बात की ना कि जितना उन्होंने एंड टाइम पे पीक पकड़ी है, मुझे लग रहा है कि वो डिस्टर्ब जरूर करेंगे ज़ल्मी को भी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, मुल्तान की अपनी जगह दुख है, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ कि यार कम से कम एक नया चैंपियन इस दफा होना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन जो परफॉर्मेंस हैदराबाद की है, और जब से मैक्सवेल आए हैं, वो जो एक अपना एक्स फैक्टर और उनको में मिला आ है, गई खास थी, करके चाहे, क्योंकि मैक्सवेल का मुझे पता है, मैंने एक लीग के अंदर उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है, और मुझे कोच की बात याद थी, उसने कहा भाई इस बंदे का सबसे अच्छा जो एक सिनेरियो है ना, वो ये है कि 10 मैचेस के अंदर ये 2 से 3 ऐसे मैचेस जितवाएगा जो कि अनइमेजिनेबल होंगे, कि यस, ये चीज अपना एक्स फैक्टर जो सा टीम के अंदर लेके आता है, और उन्होंने वो लेके आए ठीक है। हैं। फॉर मी हैदराबाद, मुझे लग रहा है, विल बी द फेवरेट टू क्लिंच द टाइटल इंशाल्लाह। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अवेश भाई, इट वॉज वंडरफुल टाइम विद यू वन। और बहुत ही कमेंडेबल हैदराबाद ने अब तक किया है, लेकिन देखना है कि क्या ये जर्नी आगे लेके जा सकते हैं। वेल, इसके साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची को साफ सुथरा बनाने के दावे, अरबों रुपए के मंसूबे, मगर सवाल वही, ये मंसूबे कहां गए? हम बात कर रहे हैं आज इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स की, और उससे पहले गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस, और इन सब में होना था रिसाइकलिंग, और रिसाइकिल होके इस कचरे को बननी थी बिजली, और बिजली आनी थी कराची के लिए, और कराची वालों की परेशानियां होनी थी खत्म। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत एक दो दिन से सामने आ रही है। 29 अरब रुपए से जायद लागत का ये दावा है, और इसके बावजूद यहाँ पे सिचुएशन क्या है? अब अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं कि ये इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स होती क्या हैं। ये एक ऐसी डिस्पोजेबल फैसिलिटी होती है जहाँ पे जो वेस्ट है पूरे शहर का, वो लाया जाता है, और लाने के बाद इसको फिर रिसाइकिल किया जाता है, इसको आइसोलेट किया जाता है गार्बेज से, और उसके बाद फिर इसमें 4 से 5 अहम कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें लेयरिंग होती है कि यानी कि अगर कचरा आ रहा है तो वो उसका कोई ख़तरनाक रसाव है अगर गैस का या पानी का, तो वहाँ से वो ना निकले, और वो वहीं का वहीं। फिर इसमें सेल कंस्ट्रक्शंस मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कचरे के कंपोनेंट्स एंड ऑल। लेकिन इस सब में हुआ क्या है अब तक, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं केएमसी के, और नायब हैं अमीर जमात इस्लामी कराची। अस्सलाम वालेकुम सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने वो वीडियो देखी है जहाँ पे आप गए और आपने सारा कुछ विजिट किया एंड ऑल, ये बात अपनी जगह। मुझे ये बताइए कि ये मंसूबा बहुत पहले से बनाया गया था, बताया गया था कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, और यहाँ पे ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा। ये जो 4-5 कंपोनेंट्स थे, पहले जरा लोगों को बताएं तो सही कि ये मंसूबा कितना अच्छा था, इसमें होना क्या था, कराची वालों को जो बिजली आनी थी, कितनी बिजली आनी थी, कैसे ये काम करते हैं, पहले जरा ये बताइए। रहमान रहीम। देखिए, कराची जो है पूरा कचरा कुंडी की सूरत नजर आ रहा है, और एक तवील अरसे से कचरे का मसला है। नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में मैं यूसी चेयरमैन था, और नेमतुल्लाह साहब की टीम में था, तो उस वक्त से मुझे अंदाजा है कि इस सिस्टम का तकाजे क्या है इसके ना। तो उस वक्त जो पूरा सिस्टम बनाया गया था, जिसको इम्प्लीमेंट होना था, मुझे ये था कि कराची में 6 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनने थे, जहाँ पर घरों से कचरा लेकर वहाँ पर पहुँचाया जाता, उसको कंपोज किया जाता, उसको ट्रॉलर पे लाद के फिर लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता, वहाँ पर उसकी सॉर्टिंग होती, फिर उसके बाद उसका डिस्पोजल होता, उसकी बिजली बनती, जो भी होता। इस वक्त भी सूरत हाल ये कि कराची में जो पूरा ठेका है, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले कर दिया गया है। पूरा काम अब उनके जिम्मे है। पहले ये काम टाउन करते थे, यूसीज करती थी, अब ये सारा का सारा काम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ले लिया है, और उन्होंने अपने जिम्मे कर दिया। अब 43 अरब रुपए का ठेका तो दिया गया है, जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कराची में काम करते हैं। इसका अगर आज हिसाब किताब लगाए तो एक यूसी पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए कम से कम खर्चा आ रहा है। तो ये तो वो काम है जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मे है, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना घर से कचरा उठवाता है, ना गलियों में सफाई करता है, ना कचरा कुंडियां खाली करता है। सिर्फ काम क्या करते हैं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे पहुंचा देते हैं। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर जाकर देखिए, जहाँ से कचरा आगे जाना चाहिए लैंडफिल साइट के ऊपर, लेकिन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे कचरों के पहाड़ बन चुके हैं, लेकिन कचरा सारा का सारा वहीं पर पड़ा है। वहीं पर लोग चुन रहे हैं कचरा, उसमें से अपनी पसंद की चीजें निकाल रहे हैं। वहां पर आग लगी हुई है, सिर्फ इकरा यूनिवर्सिटी के सामने जाकर देख लीजिए, तो कचरा वहां से एक तो लैंडफिल साइट पर ले जाया ही बहुत कम जा रहा है। फिर जब मैं कल लैंडफिल साइट पर गया, जिसका एक और डिपार्टमेंट बनाया गया स्वीप के नाम से, स्वीप,
तो मैं अच्छा। वहां कल गया, मैंने कहा जाकर देखूं कि वहां पर ये स्वीप वाले क्या कर रहे हैं। तो कचरे के उसी तरह पहाड़ लगे हुए थे। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपके इल्म में लाऊं कि जितनी बड़ी तादाद में कचरा वहां पहुंचना चाहिए था, वहां तो सैकड़ों ट्रक नजर आने चाहिए थे जो कराची से कचरा लेकर वहां पहुंच रहे होते, लेकिन वहां पर चंद ट्रक थे सिर्फ। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से कचरा लेकर वो सैकड़ों ट्रक क्यों नहीं पहुंच रहे, और जो कहा जाता है कि वहां पहुंचकर उनका वेट होता है, फिर पैसे पे किए जाते हैं उनको। तो ये एक बड़ा ऐसी चीज है सस्पिशियस, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छा, एक दूसरी चीज एस्पेक्ट ये है। जी जी सैफ भाई, ये तो एक एस्पेक्ट है ना जो हमने इस पर जिक्र कर लिया है। अदर एस्पेक्ट इसका ये है कि भाई आपने लैंडफिल पर पूरी पहाड़ियां बनाई हैं, यहाँ से तो जो कचरा आपको ले जाना है वो एक अलग मसला है। जो वहाँ कचरा मौजूद है उसको सॉर्ट करना और फिर उसमें से वो कचरा जिससे आप रिन्यूएबल या रिसाइकल करके आप उससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, वो कचरा अलग करना, वो काम वहाँ पर आपने देखा या नहीं देखा? अच्छा, वहां जब हम गए तो पहली चीज तो वहां उसी तरह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, पहाड़ बने हुए, सारी चीजें हैं, वही बेचारे कुछ कचरा चुनने वाले कचरा चुन रहे हैं। जो लैंडफिल साइट ये कहते हैं, उस लैंडफिल साइट पे टोटल काम जो था, अब हमने देखा कि एक जगह हमवार करके वहां पर कुछ प्लास्टिक की, मोटे प्लास्टिक की, या कोई जो भी उसको जी, टेक्निकल नाम देते होंगे, लाइनर्स। उसकी शीट बिछाई गई है। वहां कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आया जिसमें कचरे की सॉर्टिंग होनी हो, जिसमें उसके डिस्पोजल का कोई निजाम हो, जिसमें जो हैजार्डस कचरा होता है। अच्छा, इस पूरे काम के अंदर ये भी शामिल है कि जो हैजार्डस कचरा होता है, जो ये तो अस्पतालों से निकलता है, उसका डिस्पोजल का अलग सिस्टम बनेगा। जी। वहाँ कुछ भी इस तरह की चीज नहीं। चंद दफातर हैं जो वहाँ पर तामीर हो रहे हैं, और बाकी कुछ अच्छा, शीट्स हैं दफातर जो जमीन तामीर पर हो रहे हैं बिछाई ये। गई हैं। सैफ साहब, जी, और जी, इसमें अगर हम ये देखें, इसमें क्या क्या होना था? इनमें लाइनर्स होने थे जो कि बैरियर्स थे, इनमें लीशेड कलेक्शन ट्रीटमेंट था, इसमें गैस मैनेजमेंट सिस्टम होना था, इनमें सेल कंस्ट्रक्शन होनी थी, इसमें मॉनिटरिंग होनी थी। आप ये बता रहे हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स गायब हैं, बस एक आधा दफातर वहां पे बने हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोई चीज वाह। भी नहीं है और ये हमें तो सुहाना ख्वाब ये दिखाया जा रहा था कि इस कचरे को रिप्रोसेस किया जाएगा, जी जी जी, रिसाइकलिंग किया पैकेट्स जाएगा, बनाए जाएंगे, फिर एनर्जी इससे पैकेट्स। मतलब इस तरह की कोई चीज है ही नहीं वहां पर। तो ये देखिए, बड़ी तकलीफ बात है कि ये कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है 29 अरब का। पहले ये 60 अरब का कर्जा था, 60 मिलियन डॉलर का कर्जा था। फिर इसको $100 मिलियन का, $105 मिलियन का कर्जा अब ये हो गया है। तो भाई आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, हर चीज पर कर्जा लेते चले जा रहे हैं, लेकिन उस पे और हो नहीं काम रहा है। कुछ एडवोकेट नजर नहीं आ सैफुद्दीन रहा साहब, वहां पर। मेयर साहब अपनी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। वो लाहौर में मौजूद थे, उनसे कल सवाल भी हुआ कि आपको कोई गड़ा नजर आया लाहौर में, तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते कहा कि आप मेरी क्यों लड़ाई कराना चाह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सीखने भी आए हैं। इसका मतलब ये है कि तरक्की तो कर रहे हैं ना लाहौर और पंजाब, जिसको आप यहाँ कराची में बैठ के कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी तरक्की कर रहे हैं। तो तरक्की तो कर रहे हैं ना। देखिए, में शर्म की बात है ना, पहले लोग कराची आते थे देखने के लिए, तो कहते थे ना कराची रोशनी वो शहर है। पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते थे कराची की डेवलपमेंट देखने के लिए, सीखने के लिए। अब ये यहाँ से वहां पर गए हैं अपनी वासा की वाटर बोर्ड की टीम को लेकर कि जी वहां पर जाकर देखेंगे वासा वाले कैसे काम करते हैं। मतलब शर्म की बात है, तमाशे हैं कि आप यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर करप्शन का निजाम चल रहा है, तमाम ओहदों पे नाअहल लोगों को बिठा दिया है, सिर्फ एक सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, वो है करप्शन का सिस्टम। अब जब इस तरह का होगा, देखिए ना, अब इन्होंने नहर बनाई थी, जो हब नहर बनाई थी, जी। वो आप देखिए बनने के 3 दिन टूट फूट गई ना। तो ये कैसे जाने पानी फिर कैसे आएगा जब नहर टूट गई? आपने ऑगमेंटेशन का निजाम डालना शुरू किया, वो इतना नाकिस डाला कि वर्ल्ड बैंक ने आकर रुकवा दिया। बीआरटी का मंसूबा है, वहां से पूरा नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या चक्करबाजी की, फिर आखिर आपने आके जो है इसको हवाले कर दिया इन लोगों के। अच्छा, ये वैसे सैफ साहब, मतलब मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं ना वासा की टीम भी लेकर गए, तो उन्होंने कल एक और क्लेम भी किया कि 2 से 3 घंटे में कराची में भी बारिश का पानी निकल तो जाता है। तो हम तो गए वहां सीखने के लिए, अगर वहां की टीम यहाँ है तो यहाँ वो क्या क्या सीखेगी? यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर तो एक काम में आप पीएचडी कर सकते हैं, वो है करप्शन। तो अगर यहाँ पे किसी को सीखने आना है तो उसमें आप चाहे तो बीएस कर लें और चाहे तो पीएचडी कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, तो वो एक ही चीज है जिसमें आप कर सकते हैं, वो है करप्शन का निजाम। इसके अलावा तो कोई और निजाम नहीं है। आप बता दीजिए, या कोई भी बता दे पाकिस्तान के अंदर, या कराची के शहरी है, मेयर साहब खुद बता दें कि कोई एक चीज है कि जिसमें कराची को उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट कर दिया है, जी। उस मसले को हल कर दिया है।
सड़कों का मसला है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, गटर के Absolute। और ढक्कन मेरे ही ख्याल नहीं में बना यही सके सब आज तक। पंजाब हुकूमत को टेस्ट सीखने की केस। ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफ साहब। मेरे ख्याल में यही पंजाब हुकूमत सीखेगी कि किस तरह साल के किसी भी प्रोजेक्ट को 6 साल में मुंतकिल करना है, इबरत सीखेंगे, कैसे कोई इबरत। काम करके उसको दोबारा तोड़ के दोबारा शुरू करना है, लोगों को अजियत कैसे देनी है। यहाँ पे ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक पे Welcome जाने back। से पहले हम Yeah। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची में, और वो इतनी अच्छी स्टोरी नहीं थी शेयर करने के लिए। इट वाज ऑल डिस्ट्रक्शन एंड ऑल। बट हम ये भी बात कर रहे थे जाते फैसल जाते कि क्या अच्छा हो रहा है पंजाब में। एग्जैक्टली सो बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं, उसमें एक चीज़ अच्छी ये भी हो रही है कि पंजाब में फ़िल्म की जो सनत है उसके लिए एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। और वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया है। और ये मंसूबा पाकिस्तान का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा, जहां फिल्म, टीवी, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया की तमाम सहूलतें एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगी। एंड व्हेन आई से दैट मीन्स के यहाँ पर स्टूडियोज ही मौजूद होंगे, साउंड स्टेजेस होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के काम हो रहे होंगे और बहुत सारी और सहूलतें होंगी और शूटिंग सेट्स भी अवेलेबल होंगे, जिस तरह से हम दुबई और बड़े शहरों में होता हुआ देखते हैं। हाँ, VFX सेटअप्स एंड ऑल। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने जा रही है। जब भी हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, हमेशा से वी लैग बिहाइंड। और हम बात करते हैं, आप हॉलीवुड को एक तरफ रखिए, इस रीजन में ही अगर बात कर लें तो ईरानियन फिल्म्स जो हैं वो उनका बड़ा दबदबा है। जो द के पॉप एंड ऑल, वो तो एक तरफ रखिए, बट हमारे ही रीजन में ऐसी मिसालें हैं कि अगर इस मामले पे काम किया जाए तो आप कितना सॉफ्टवेयर इमेज अपनी पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। लेकिन पंजाब की तरफ से ये बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। इसी पे आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड अदाकार और प्रोड्यूसर शमून अब्बासी साहब। शमून साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो यकीनन ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह ये आप तक पहुंचा होगा। बहुत अच्छी खबर है ये। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया है। फिल्म मेकिंग है और जदीद सहूलियात तमाम तर मैसर आएंगी। कितना अहम है ये मंसूबा शमून साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए? क्या असरात इसके आप देखते हैं इन कमिंग फ्यूचर? जी, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली ने फाइनली बिल पास कर दिया है जिसमें फिल्म सिटी बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सालों में जो पिछले साल चंद गुजरे हैं, दिहाइयाँ दो, उसमें फिल्म इंडस्ट्री हमें पस्ती में जाती हुई नज़र आई। और हमने ये देखा कि बहुत सारे जो लोग थे, जो एस्टैब्लिश थे, जिन्होंने बहुत अरसे से काम किया था, वो अपने घरों को चले गए। अच्छा, साथ में ये भी याद रखिए कि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को, यानी 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, जब ये इंडस्ट्री अपने बूम पर थी, तो उस वक्त उनको मीडिया साइंसेस पढ़ाने के लिए बाकायदा एजुकेशन देने का फ़ैसला किया और ये सोचा कि यार, अब ये इंडस्ट्री चूँकि आगे बढ़ रही है, तो फिर इसमें मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बड़े बड़े राइटर्स के, डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, उन्होंने बाकायदगी से जो है इसकी एजुकेशन देना शुरू की। लेकिन क्या हुआ कि वक्त जैसे जैसे आता गया, हमारी जो इंडस्ट्री थी वो नीचे गिरती गई। अब जो मुझे पॉजिटिविटी इसमें नज़र आ रही है वो ये है कि ये सिर्फ फिल्म्स का सिलसिला नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशनल, एक एकेडमिया की तरह इसको हम देख रहे हैं। और इस तरह देख रहे हैं कि इसमें यानी IT भी है कहीं ना कहीं, इसमें AI भी है, इसमें VFX भी है, इसमें साउंड है। तो ये पूरा समझ लें एक समंदर है कि एक दफ़ा जब आप इस फिल्म सिटी में दाखिल हो जाते हैं और इसमें आप इनरोल हो जाते हैं और इसमें काम करना शुरू करते हैं, तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू पीपल, इट्स गोइंग टू बी फॉर ऑल द टेक्निकल पीपल। तो शमून, ये बताइएगा, इससे पहले भी हमने देखा है गवर्नमेंट की जानिब से फंडिंग्स वगैरह होती रही हैं, लेकिन उतना फ्लरिश नहीं हो सकी फिल्म इंडस्ट्री। क्या फिल्म सिटी बनाने का जो ये मंसूबा है, मकामी फिल्म साजी की जो बैनुल-अक़वामी मयार तक उसे लेकर जा सकती है हमारी इस फील्ड को, या मज़ीद और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से हमें काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो बैनुल-अक़वामी टेक्निकल हवाले से अगर हम देखें, तो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पे तो पाकिस्तान के इक्विपमेंट, एडिटिंग, साउंड, सारा सामान आ चुका है। और ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से चल रहा है पाकिस्तान में। समटाइम्स शायद वी लैक ऑन द काइंड ऑफ स्टोरीज़ वी हैव टू टेल। तो वो ज़ाहिर है, जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा स्टोरीज़ आएंगी, जब ज़्यादा स्टोरीज़ आएंगी तो उससे ये होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के फिल्म मेकर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे।
और इंटरनेशनली आपने ये भी देखा कि कुछ डायरेक्टर्स की फिल्म्स बाहर भी गई, उन्होंने अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स में जो है वो अवार्ड्स लिए, और जी जो बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट है उन्होंने एक्नॉलेज किया। तो उसका मतलब ये है कि फ़िल्म मेकिंग तो हमें आती है। अब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो तब डिसाइड होता है जब आप बल्क में बहुत सारी फ़िल्में बनाते हैं। डेफ़िनेटली जब 2 साल में, 3 साल में एक फ़िल्म आती है, तो फिर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, सही। और उस एक्सपेक्टेशन पे अगर खुदा न खास्ता फ़िल्म नहीं आती, तो फिर वो ये होता है कि लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हैं। सिर्फ अब फ्रीक्वेंसी की बात है कि फ्रीक्वेंसी जितनी होगी, उसमें हमारी फ़िल्मों की जो वेरिएशंस हैं, जो वैरायटी है, वो ज़्यादा आना शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शमून साहब, जो हमारी इंडस्ट्री है वो ज़वाल पज़ीर एक तरह से अगर हम उसको कहें, और उसको बहाल करने की जो कोशिश की जा रही है, हुकूमत ने जो फ़िल्म प्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ़ फ़ंड्स जारी किए, सुनने में ये आया है कि 32 अफराद को पहले सेलेक्ट किया गया था और हर एक को उसमें ग़ालिबन 3 करोड़ दिए जाएंगे। तो इसका क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन एंड ऑल का, और किस हद तक ये मामला ट्रांसपेरेंसी से चलाया गया? जी, बिल्कुल फंड्स दिए गए, और उन फंड्स को अब बाँट भी दिया गया है बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, और वो तमाम लोग जिनकी जो पिच डेक्स थे वो अप्रूव हुए हैं, उनको पैसा दिया है गवर्नमेंट ने। और ज़ाहिर है उनके साथ-साथ ये भी एक कंडीशन है कि जी आपने अगर फ़िल्म नहीं बनाई तो आपने वो पैसे वापस भी करने होंगे। तो सही। वो अपनी जगह बिल्कुल है कि आप अगर फ़िल्म नहीं बनाते और वो टाइम आपका क्रॉस हो जाता है, तो यकीनन आपको पैसे वापस करने होंगे। बाकी ये कि क्राइटेरिया फ़िलहाल ज़ाहिर है अभी चूँकि ये बहुत अरसे बाद इस अमाउंट को फ़िल्म मेकर्स ने और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने टैप किया है, और अब ये पॉलिसीज़ पिछले 2 साल से जो बन रही थी उस पर काम हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो जो लोग सारे सामने थे, जो मौजूदा हालात में जो थे और जिन्होंने जाके अपने पिच डेक्स दी, उनको फ़ौरी तौर पे जो है वो फ़िल्म मतलब ये अमाउंट अलॉट हुआ और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब आगे-आगे जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता जाएगा, मज़ीद फ़िल्म मेकर्स आते जाएँगे, मज़ीद इस बात पे यकीन लोगों को आएगा कि जी गवर्नमेंट वाक़ई खड़े होके जो है वो आपको आपके अच्छे पिच डेक्स पे, आपके अच्छी स्टोरीज़ पे पैसा देना शुरू कर रही है। तो वो यकीनन जो है वो क्राइटेरियाज़ का भी एक लिस्ट भी सामने आएगी, और फिर ये भी पता चलेगा कि कौन लोग जो एलिजिबल हैं और कौन नहीं। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमने देखा, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, कि कई नौजवान हॉलीवुड तक की फिल्मों में अपनी Yes. सलाहियतें आजमा रहे हैं। नोइंग कि कितना ज़्यादा स्पॉन्सर की भी ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, लेकिन हम इंटरनेशनली देखते हैं कि कितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी एक मूवी को मंजर आम पर लाने के लिए। सो यू थिंक कि ये मीडिया सिटी बना देने से ये मामला हल हो सकता है? फिल्म मेकिंग की राहें और किस तरह से आसान हो सकती हैं इस फिल्म सिटी को बनाने से? देखिए, मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि फ़िल्म मेकिंग का जो सिलसिला है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिस्पर्स्ड है। मतलब हर बंदा अपने तौर पे फ़िल्म बनाता है, अपने तौर पे उसे रिलीज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ अपने तौर पे ही काम कर रही हैं। लेकिन जब ये एक जगह पर सब जमा हो जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये एक ब्लॉकचेन जैसी चीज़ बनेगी, एक सीक्वेंशियल सिलसिला होगा। इसमें Right. सेंसर बोर्ड भी शामिल होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की इनपुट्स भी होंगी। अभी तो ये होता है कि किसी के पास पैसे हैं, वो सोचता है मैंने फ़िल्म बनानी है, वो किसी डायरेक्टर को लेता है, 4 एक्टर्स को लेता है मेन, और उसके बाद फिर वो फ़िल्म बनाना शुरू करता है, और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं जाऊँगा। फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये डिसाइड होता है कि वो किन सिनेमाज़ में और कितने सिनेमाज़ में लगेगी। लेकिन जब ये सब कुछ अंडर वन रूफ हो जाएगा, तो होगा ये कि बाय द टाइम यू हैव योर मेन वन लाइनर, वहीं से आपके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर आपके सिनेमाज़ और आपकी आपकी रिलीज़, आपका म्यूज़िक, आपका साउंड, आपकी इंटरनेशनल रिलीज़, ये सब वहीं के वहीं मुझे लगता है पहले ही मीटिंग में आपकी डिसाइड हो जाया करेगी कि कहाँ इस फिल्म को लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है। बाकी जहाँ तक रही बात कि हमारे जो नौजवान हैं वो कमाल काम कर रहे हैं, अगर आप उनके सिर्फ थीसिस फिल्म्स देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा वो लोग काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो यकीनन ये होगा कि मैं उम्मीद यही करता हूँ, ज़ाहिर है कि फिल्म सिटी जो है, ख़ासतौर पर जो पंजाब फिल्म सिटी है, वो पूरे पाकिस्तान से, हर खित्ते से हर एक को चांस देगा फिल्म बनाने का। और मुझे लगता है इसमें टूरिज़म, इसमें स्पोर्ट्स, इसमें हमारा जो रिलीजियस जो एंगल है, और जो पाकिस्तान का इस वक्त जो मॉडर्न जो सोच है, ताकि पूरी दुनिया तक पहुँचे कि हम पाकिस्तानी कौन लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जिसको हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वही बता रहे होते हैं कि जी आज भी आदाब और ये ऊँटों पे जा रहे हैं और इनकी औरतें जो हैं वो सिर्फ
बुरखे वाली ही रह गई हैं जो बेचारी सप्रेस्ड हैं, उनको ये पता चले कि बुरखे वाली ख़वातीन भी हमारे लिए उतनी ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे जो ओपन माइंडेड लोग हैं, जो बुरखे नहीं पहनते लेकिन वो कोई बुरे लोग नहीं हैं, तो वो भी मौजूद हैं। इन फिल्मों के थ्रू हमें बहुत सारी बातें बताने को मिलेंगी। जिस तरह ईरान ने अपनी बहुत सारी फिल्मों में अपने सोसाइटी के मामला बहुत सारे शेयर किए, इसी तरह हमें भी मौका मिलेगा और इसी तरह ये जो नए नए बच्चे आएंगे, नए बच्चियाँ आएंगी, ये लोग अपनी स्टोरीज़ लेकर आएंगे। तो आई एम श्योर कि फिल्म सिटी बन रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट वन प्रोडक्शन हाउस, इट्स ए सिटी। तो इस सिटी में बहुत गुंजाइश होगी लोगों के लिए। आप समझते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता जो पेशेवर अफराद हैं उनसे मुशावरत की गई है और काबिल ज़िक्र फिल्म मेकर्स को इस प्रोजेक्ट में नुमाया हिस्सा हासिल होगा? देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी कोई, बेसिकली इट इज़ जस्ट अ फिल्म ग्रुप। आपके स्टूडियो में कोई डिस्कशन हुई, आपने एक फिल्म बनाने का फैसला किया, आपने बना ली। किसी और ने बाहर से सोचा कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो उसने फिल्म बना ली। तो होता क्या था कि लोग ज़ाहिर है अपने ही ग्रुप्स को, अपने ही लॉबीज़ को और अपने ही फेवरेट लोगों को ही शामिल करते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हम ज़रा शिकायत ज़्यादा करते हैं, लेकिन लॉबी सिस्टम, आप हॉलीवुड में चले जाएँ, आप बॉलीवुड चले जाएँ, आप टॉलीवुड चले जाएँ, वहाँ पर लोग ये देख रहे होते हैं कि जी कौन से लोग हैं जो कि हमारे सिस्टम में फ़िट हो सकते हैं, हमें तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, ख़ुद भी परेशान नहीं होंगे। तो लोग ऐसे लोगों को अपने ग्रुप्स में लेते हैं, और फिर वो ज़ाहिर हिट्स हो जाती हैं फिल्म। तो फिर जब हिट्स आने लगती हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार इसी को क्यों ना मैं रिपीट करूं, क्यों ना मैं ऐसे ही लोगों को दोबारा कास्ट करूं या अपनी टीम में रखूं। तो मुझे लगता है कि ये जो अब वक्त आने वाला है इसमें मुझे लगता है, और वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह ताला हम एक वक्त आएगा जब हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को चांस मिला। ये याद रखिएगा कि ये कोई अगले 3-4 महीनों में 50 एकड़ की ये सिटी नहीं तैयार हो जाएगी, ये पूरा एक शहर बनाने का सोचा जा रहा है, जिसमें इंस्टॉलेशंस भी होंगी, इसमें इक्विपमेंट में भी आना है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल लोगों को की मुशावरत के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, फिर उनके हेड्स बनेंगे, फिर उसके बाद उनके नीचे जो टीम्स होंगी वो बनेंगी। तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन चूँकि अभी से जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल असेंबली ने जो है पंजाब की वो बिल पास कर दिया है। तो आई थिंक बिल पास करने का मतलब यही है कि ये एक कानून की तरह आगे जो है वो ये और इंडस्ट्री की तरह ये जो है ना ये इंट्रोड्यूस होगा, और इस पे इंशाल्लाह ताला लोग मुस्तफीद होंगे। वी आर ऑल्सो होपिंग द सेम थिंग कि ये आने वाला वक्त इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, देर आई दुरुस्त आई, पर वो मच नीडेड। बहुत शुक्रिया शमून अब्बासी आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है खत्म। आपसे मुलाकात होगी हमारी कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।